हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। शुरू करते हैं 18 दिसंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। स्टार्ट करने से पहले जिनको भी वीडियो पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। साथ ही आपको सूचना दे दूं कि मैंने कल एक और वीडियो बनाया था मॉडर्न इंडिया का, थर्ड लेक्चर है वो मॉडर्न इंडिया का, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो फ्रीली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। साथ ही जिनको भी हमारा करंट अफेयर्स का 2022 का प्लान ज्वाइन करना है, दे कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। दीज आर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। पहला सवाल है, जी किशन रेड्डी कमेटी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जी किशन रेड्डी कमेटी ये किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है। इश्यूज रिलेटेड टू लैंग्वेज, कल्चर एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। दूसरा ऑप्शन है, स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग स्टबल बर्निंग इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। स्टेटमेंट 3 है, टू सजेस्ट मेजर्स टू डी क्लॉग एंड इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। या चौथा है, नन ऑफ द अबव। जी किशन रेड्डी कमेटी में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? ऑप्शंस आर ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी गोवा। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट आपको बताना है कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है ना। तीसरे सवाल पे आते हैं, जया जेटली कमेटी। जया जेटली कमेटी इनमें से किससे संबंधित है? टू एग्जामाइन द मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स, मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स, फॉर रिपीलिंग ऑफ अफस्पा इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, फॉर फ्रेमिंग रूल्स फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, या फॉर ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि जया जेटली कमेटी में से किससे संबंधित है। तो ये 3 सवाल हैं, तीनों के जवाब आप दीजिए अपनी तरफ से। मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ, आई होप आपको कुछ सीखने को मिलेगा। पहला सवाल हमने पूछा था जी किशन रेड्डी कमेटी, तो ये रिलेटेड है इश्यूज रिलेटेड टू लैंग्वेज, कल्चर एंड कंजर्वेशन ऑफ द लैंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है ना। तो लद्दाख के कल्चर को प्रोटेक्ट करना, लैंग्वेज से संबंधित या कल्चर से संबंधित इश्यूज को हाईलाइट करना, ये इसका एम है। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट ये कहाँ पे लाया जाएगा? तो ये आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में सिमहाद्री एनटीपीसी का प्लांट है। एनटीपीसी लिमिटेड हैज अवॉर्डेड द प्रोजेक्ट ऑफ स्टैंड अलोन फ्यूल सेल बेस्ड माइक्रोग्रिड विद हाइड्रोजन प्रोडक्शन यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइजर इन द एनटीपीसी गेस्ट हाउस एट इट्स सिमहाद्री प्लांट इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे अपने सिमहाद्री प्लांट जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, वहाँ पर ये स्टार्ट किया जाएगा। ये जो आपका कहना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन का माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट है। तो ये आपको याद रखना, सिमहाद्री गेस्ट हाउस ऑफ एनटीपीसी विच इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश स्टेट। ठीक है ना। तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ग्रीन हाइड्रोजन बनती कैसे है? तो ग्रीन हाइड्रोजन बनती है बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइजर। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है? ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइजर विच इज़ पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, जो सोर्स होना चाहिए एनर्जी का वो रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए। ठीक है ना। जो एनर्जी का सोर्स होना चाहिए वो रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो एनर्जी यूज़ हो रही है उसका सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए। एंड इसके अलावा फिर उसको स्प्लिट कर दिया जाता है इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। Now this fuel can be a game changer for the energy security of India। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रीन हाइड्रोजन का जो मिशन है काफ़ी ज़्यादा उसको प्रमोट भी किया जा रहा है इन इंडिया, है ना। टू यूज़ इट एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल, काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है। याद रखिएगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर इसका सोर्स वो होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी से ही वो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए। ठीक है ना। दैट इज़ द की ऑफ दिस ग्रीन हाइड्रोजन। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट के एक इंपॉर्टेंट उसमें आते हैं। नहीं, तीसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया मैंने आपको। जया जेटली कमेटी, तो जया जेटली कमेटी संबंधित है एग्जामाइनिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स। कल भी हमने डिस्कस किया था कि कैबिनेट जो है वो 21 साल करने के लिए डिस्कशन कर रही है कि जो मैरिज की एज होनी चाहिए वो लड़कियों के लिए 21 हो जानी चाहिए। तो इसके ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है। जया जेटली कमेटी थी जो कि बनाई गई थी इससे संबंधित। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री
नासाज पार्कर सोलर प्रोब हैज़ ऑफिशियली टच्ड द सन। तो नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है वो पहली बार सन के कहना चाहिए एटमॉस्फेयर को टच कर गया है। नाउ इट हैज़ टच्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन एंड इट हैज़ फ्लोन थ्रू द सन्स अपर एटमॉस्फेयर द करोना द सैम्पल्ड पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स देयर। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ये पार्कर सोलर प्रोब है इट हैज़ फ्लोन थ्रू द सन्स अपर एटमॉस्फेयर। So that is a very important thing that has happened and पार्कर सोलर प्रोब जो है वो लॉन्च की गई थी 2018 में बाय नासा ने 2018 में लॉन्च किया था एंड इसका एम है बेसिकली एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द सन बाय ट्रेवलिंग क्लोजर टू इट देन एनी स्पेसक्राफ्ट बिफोर, है ना। तो ये बिल्कुल सन के करीब जा करके, सन के क्लोज जा करके उसको स्टडी करना चाहता है, उसको उसकी जो मिस्ट्रीज उसको सॉल्व करना चाहता है। पार्कर सोलर प्रोब है, इट इज़ पार्कर सोलर प्रोब एंड ये किसके ऊपर है बेस्ड है, ये यूजीन पार्कर के ऊपर ये इसको किया गया है एंड दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत रेयर चीज़ है जो कि एक लिविंग पर्सन के ऊपर किसी मिशन का नाम रखा गया हो। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। The spacecraft has been designed to withstand any extreme condition and temperature on the mission. Additionally, the spacecraft's custom heat shield will help and protect the mission from sun's intense light emissions. It will also not allow the coronal material to touch the spacecraft. तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि precautions लिए गए हैं टेम्परेचर से, coronal material से एंड पार्कर सोलर प्रोब ने बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अचीव की है वो ये है कि इट हैज़ टच्ड द सन, मतलब एक तरीके से एटमॉस्फेयर को इंटर करके सन को टच कर दिया इसने एंड इट इज बिलीव्ड दैट इट हैज क्रॉस्ड द एल्फ-1 क्रिटिकल सरफेस एंड फाइनली इंटर्ड द सोलर एटमॉस्फेयर। तो एल्फ-1 क्रिटिकल सरफेस को इन्होंने टच कर लिया, क्रॉस कर लिया है एंड फाइनली इट हैज इंटर्ड इनटू द सोलर एटमॉस्फेयर। पार्कर सोलर प्रोब इट हैज क्रॉस्ड द एल्फ-1 क्रिटिकल सरफेस एंड फाइनली इंटर्ड इनटू द सोलर एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, तो अब सवाल आता है कि एल्फ-1 क्रिटिकल सरफेस क्या है, व्हाट इज दिस एल्फ-1 क्रिटिकल सरफेस। सो यहाँ पे अनलाइक अर्थ सन डज नॉट हैव अ सॉलिड सरफेस। अर्थ में जैसा सॉलिड सरफेस है ना, सन में सॉलिड सरफेस नहीं है, बट इट डज हैव अ सुपर हीटेड एटमॉस्फेयर। इसका एक सुपर हीटेड एटमॉस्फेयर है which is made up of solar material, ठीक है ना, beyond to the sun by gravity and magnetic forces. However, as rising heat and pressure push that material away from the sun, जो rising heat and pressure है it pushes the material away from the sun, it reaches a point where gravity and magnetic fields are too weak to contain it। ठीक है ना, तो जब इसको पुश करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम हो जाती है एंड इट इज़ नॉट एबल टू कंटेन दैट मटेरियल। ठीक है ना, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द एल्फ-1 क्रिटिकल सरफेस। मतलब ये वो पॉइंट है एल्फ-1 क्रिटिकल सरफेस जहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और ग्रेविटी है वो बिल्कुल वीकेस्ट उस पर रहती है एंड यहाँ पे कहना चाहिए कि एटमॉस्फेयर का एंड होता है एंड बिगिनिंग ऑफ द सोलर विंड होती है। तो बिगिनिंग ऑफ द सोलर विंड एंड एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एल्फ-1 पॉइंट को जब क्रॉस करेगा ऑब्वियस सी बात है, तो इसका मतलब है कि सोलर विंड से क्रॉस करके वो सोलर एटमॉस्फेयर में इंटर कर गया है पार्कर सोलर प्रोब। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। CCI फ्रीजेज अमेजॉन फ्यूचर डील /200 करोड़ फाइन ऑन द US फर्म। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है कि 2019 में, मैं आपको बता देता हूँ 2019 में देखो हुआ क्या था। अमेजॉन ने एक डील की थी किसके साथ, फ्यूचर कूपन्स के साथ। यहाँ देखो लिखा हुआ है इन 2019 अमेजॉन डिड अ $200 million डील टू एक्वायर 49% स्टेक्स इन द फ्यूचर कूपन्स। तो ये इंपॉर्टेंट समझिएगा, फ्यूचर कूपन्स में $200 मिलियन की डील की थी जिससे कि 49% स्टेक जो है फ्यूचर कूपन के वो किसने ले लिए, अमेजॉन ने लेने के लिए किया। ठीक है ना, अब इसमें हुआ ये कि फ्यूचर कूपन्स उस समय 7.3% इक्विटी फ्यूचर रिटेल में रखी हुई थी। मतलब फ्यूचर कूपन्स की इक्विटी कितने परसेंट थी, शेयर होल्डिंग कितने परसेंट थी, 7.3% इन द फ्यूचर रिटेल। ठीक है, एंड इसमें ये था कि राइट टू बाय इनटू द फ्यूचर रिटेल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 to 10 years। ठीक है, तो दैट इज अ थिंग विच वाज देयर फॉर फ्यूचर कूपन्स। तो अब देखो इसके बाद क्या हुआ कि फ्यूचर रिटेल की एक डील होने लगी किसके साथ, रिलायंस के साथ डील होने लगी। तो अब जो अमेजॉन था
उसने इस डील को मतलब कि सबटाज करने की कोशिश किया। क्यों? क्योंकि उसने 49% फ्यूचर कूपन्स के लिए थे, और फ्यूचर कूपन्स चूंकि 7.3% इक्विटी होल्डर था, तो इन्होंने अमेजोन ने ये किया कि बिना अमेजोन की परमिशन की कैसे रिटेल और ये मिक्स मर्ज हो रहे हैं। सो दैट कॉम्बिनेशन वाज बीइंग सबटाज्ड बाय द अमेजोन। अब यहाँ पे अमेजोन का ये कहना था कि चूंकि उसने फ्यूचर कूपन्स का लिया है और फ्यूचर कूपन्स के पास राइट टू बाय है फ्रॉम 3 to 10 ईयर्स, एंड फ्यूचर कूपन 7.3% ओनरशिप रखता है, तो उसका अमेजोन का भी उसके ऊपर राइट हो गया। तो ये कहना था अमेजोन का। अमेजोन कंटेस्टेड द डील आर्ग्यूइंग दैट द टर्म्स एग्रीड इन 2019 डील प्रिवेंटेड फ्यूचर ग्रुप्स फ्रॉम सेलिंग इट्स रिटेल बिजनेस टू सर्टेन राइवल्स इंक्लूडिंग रिलायंस। तो अमेजोन का ये कहना था कि भैया हमने जब फ्यूचर कूपन्स के साथ डील की थी तो फ्यूचर रिटेल का वो पार्ट सेल नहीं करेंगे, स्पेशली टू द रिलायंस एंड अदर कॉम्पिटिटर्स, ये बात हुई थी, ऐसा उनका कहना है ना। तो यहाँ पे जो सीसीआई है उसने इम्पोज कर दी है पेनल्टी ऑफ ₹200 करोड़ ऑन अमेजॉन फॉर फेलिंग टू नोटिफाई द डिटेल्स ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन as required in law. It also imposed separate 2 crore penalty for suppressing the actual scope and purpose of the combination. मतलब कि जो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एक कॉम्पिटिशन लॉ में एक टर्म होता है एक्विजिशन, मर्जर और एमलगमेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन, मर्जर और एमलगमेशन को, एक्विजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म यूज होता है कॉर्पोरेट फील्ड में वो है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। याद रखिएगा ये चीज़। तो दैट इज द थिंग विच हैज़ हैपेंड। तो यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेसिकली फ्यूचर कूपन्स के साथ जो अमेजोन की डील थी उसको एक तो फ्रीज कर दिया, उसको हटा दिया अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग। इसके अलावा उन्होंने उनको बोला कि 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, ठीक है ना। अब ये 200 करोड़ की पेनल्टी देने के लिए उनके पास 60 दिन है, और यही 60 दिन उनके पास है इस डिसीजन को मतलब कि कंटेस्ट करने के लिए भी, ठीक है ना। इस डिसीजन के खिलाफ अपील करने के लिए भी 60 दिन ही है उनके पास। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो अमेजॉन था उसने कुछ फॉल्स एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बनाए, एंड इट सप्रेस्ड द एक्चुअल पर्पस ऑफ द डील वाइल सीकिंग अप्रूवल। तो जो एक्चुअल पर्पस था डील का उसको सप्रेस करने की कोशिश की, और इसने गलत स्टेटमेंट्स दिए हैं। दीज ऑल आर द थिंग्स विच हैव बीन सेड। एंड जो डील थी वो फ्यूचर कूपन्स FCPL जिसको हम बोलते हैं वो अमेजॉन के साथ थी, है ना। एंड फ्यूचर कूपन्स जो था इट्स एन अनलिस्टेड फ्यूचर ग्रुप एंटिटी। एंड ये जो डील हुई, इस डील के बाद अमेजॉन बोलने लगा कि भैया फ्यूचर रिटेल भी सेल नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, और इसी कारण से सारा जो मामला था वो फंसा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। सीसीआई के बारे में आपको पता होगा ना, कंपटीशन एक्ट आया था, कब आया था? 2002 में आया था। 2002 में कंपटीशन एक्ट आया था। इसी कंपटीशन एक्ट के तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, लेकिन इसकी जो वर्किंग शुरू हुई कब से शुरू हुई? 2009 से। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बन कब गया था? 2003 में, लेकिन वर्किंग कब से शुरू हुई? 2009 से, ठीक है। इसके पहले जो बॉडी काम करती थी उसको था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट काम करता था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट काम करता था। तो ये उसकी थोड़ा हिस्ट्री हो गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। तमिल थाई वाजहथू टू बी डिक्लेयर्ड द तमिलनाडु स्टेट सॉन्ग। अब तमिलनाडु ने अपना स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया है, एंड द नेम ऑफ द स्टेट सॉन्ग इज तमिल थाई वजथू। अब ये किया गया है रिसेंटली, अभी मद्रास हाई कोर्ट में एक जज है, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था। जस्टिस GR स्वामीनाथन ऑफ द मद्रास ऑफ द मदुरई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो तमिल थाई वजथू है इट वॉज अ प्रेयर सॉन्ग एंड नॉट एन एंथम। उन्होंने कहा कि इट इज़ अ prayer song and not an anthem, and therefore it was not statutory or executive, or and there was no statutory or executive order requiring attendees to stand up when it was sung। तो उन्होंने ये कहा कि कोई ऐसा ऑर्डर है नहीं कि इसमें खड़ा होना ज़रूरी हो, इसलिए इसमें अगर नहीं खड़ा होता कोई तो उस व्यक्ति को हम नहीं कर सकते कुछ। तो इसी बेसिस के बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया फ्राइडे को कि तमिल थाई वजतू विच वॉज रिटन बाय मनोन मनियम सुंदरनार, ठीक है ना, मनोन मनियम सुंदरनार। तो इसको उन्होंने स्टेट सॉन्ग ऑफ तमिलनाडु बना दिया है। एंड एवरीवन एक्सेप्ट द डिफरेंटली एबल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन, एवरीवन एक्सेप्ट द डिफरेंटली एबल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन, दे शुड राइज व्हेन द सॉन्ग इज संग
एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड एट पब्लिक फंक्शंस। तो ये उन्होंने तमिल थाई वजतु के बारे में ये डिक्लेरेशन हुआ है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पहला है द चैलेंज ऑफ अचीविंग 9.5% ग्रोथ रेट। अब ये आर्टिकल लिखा गया है रिगार्डिंग 9.5% ग्रोथ रेट के बारे में कि कैसे हम 9.5% ग्रोथ रेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने जो बात की है बेसिकली दो तीन चीज़ें बताई हैं कि सबसे पहली बात कि ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड इंक्लूडिंग प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये जो है ये थोड़ा सा कम रहा है ना 2019-20 के कंपैरिजन में। तो कौन सी चीज़ कम रही है, तो उन्होंने पहली चीज़ बोली कि ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड, पहली चीज़ लिख लो, इसको लिख लो डोमेस्टिक डिमांड। तो अगर हमको 9.5% की ग्रोथ चाहिए तो हमको डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, डोमेस्टिक डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ऑथर ने कही है कि जो यहाँ पे ये आपका प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन है, वो भी कम है ना। तो कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, है ना। अब कंजम्पशन बढ़ाने के लिए ऑथर ने क्या कहा है, क्या सजेशन दिया कि कंजम्पशन कब बढ़ता है, तो प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड ऑलरेडी बढ़ती है जब एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ बढ़ती है, इनकम ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट, तीसरा सजेशन जो ऑथर का दिया है वो ये दिया है कि एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करो। एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगी या इनकम ग्रोथ अगर होगी, एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा या इनकम ग्रोथ अगर बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है इससे क्या बढ़ेगा, इससे आपका जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो इंक्रीज होता है, एंड प्राइवेट कंजम्पशन के इंक्रीज होने से ऑब्वियस सी बात है आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होगा। इसके अलावा ऑथर ने जो सजेशन दिया है वो ये दिया है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर में या कैपिटल बिल्डिंग में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कैपिटल इसमें एक्सपेंडिचर जो कर रहे हो, कीप डूइंग दैट, है ना, आपको वो करना है। पब्लिक स्पेंडिंग ज़रूरी है इन दीज मैटर्स, एंड भले इससे थोड़ा आपका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होके बाद में आपके पास कैपिटल के रूप में आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी उन्होंने सजेस्ट किया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिया है इन्होंने, एक इन्होंने अभी रोजगार के लिए बनाया, तो इन सब चीज़ों से भी काफ़ी बेनिफिट होता है। थोड़ा खर्चा तो आता है गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे के बाद वो चीज़ बाद में पे बैक भी होती है ना, और मल्टीप्लाई होके होती है। तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ऑथर ने एक अच्छी चीज़ ये बताई कि इस बार जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो हमारा सेंटर का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू था, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट विच विल हेल्प इन अचीविंग ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ 9.5%। तो हमारा जो कहना चाहिए टैक्स का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। तो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द 9.5% ग्रोथ। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल उसके पॉइंट्स निकाल दिए हैं, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा उसमें आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टेक्निकलिटीज़ के लिए, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो रामनाथ कोविंद जी इनॉग्रेटेड कालीबारी टेम्पल इन ढाका। तो यहाँ पे काली माता के ऊपर एक टेम्पल है, कालीबारी टेम्पल, जो कि ढाका में इनॉग्रेट किया गया है, एंड इट इज़ अ हिंदू टेम्पल इन ढाका विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द पाकिस्तानी फोर्सेज इन 1971। तो पाकिस्तानी फोर्सेज ने 1971 में जब वॉर हुआ था उस समय ये टेम्पल तोड़ दिया था, एंड डिक्लेयर्ड, मतलब यहाँ पे इसका अब रिवाइवल हुआ है, एंड दिस विल रिकिंडल द स्पिरिट्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो दिस इज व्हाट द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज टू से। एंड याद रखिएगा कालीबारी टेम्पल ढाका में रीइनॉग्रेट किया गया है, विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द पाकिस्तानी फोर्सेज इन 1971। तो ये आप याद रख सकते हैं, दीज आर द थिंग विच यू कैन रिमेंबर, ठीक है ना। एंड यहाँ रामना टेम्पल है, रामना टेम्पल में जहाँ पे उनको काफ़ी स्वागत किया गया, ठीक है ना। ये वॉज श्री रामना काली मंदिर, इसका पूरा नाम है रामना काली मंदिर या रामना कालीबारी टेम्पल। तो दिस इज द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू गेट भूटान टॉप सिविलियन अवार्ड। तो भूटान ऑन फ्राइडे इट कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गायल्पो याद रखिएगा, या ड्रक गायल्पो, आप जो भी बोलना चाहें, स्पेलिंग याद रखिएगा, ड्रूक गायल्पो, विच इज़ इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। देखो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उनका, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है ड्रूक गायल्पो नाम का जो ऑर्डर है। एंड
याद रखिएगा, भूटान ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो ड्रूक गायल्पो का है वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, तो रिमेंबर दैट फैक्ट एज वेल। इकोलॉजिस्ट्स अपोज चेंजेस टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब लाया गया? 2002 में लाया गया। अब रिसेंटली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अमेंडमेंट के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी इसका अपोज किया कि भैया ऐसा मत करो, आप इसको अमेंड करोगे तो फालतू में जो इसका मेन टारगेट था बायोडाइवर्सिटी को सेव करना, कंजर्व करना, वो टारगेट इसका कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि द चेंजेस बेसिकली लोकल कम्युनिटीज़ के स्टेक को नहीं बढ़ा रहे हैं। जो चेंजेस किए जा रहे हैं ना वो कर रहे हैं बेसिकली फॉर द जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो सीड सेक्टर है, जो इंडस्ट्री सेक्टर्स है, जो रिसर्चर्स हैं, उनके बेनिफिट के लिए। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि अभी रिसेंटली कई रिसर्चर्स ने, प्रैक्टिशनर्स ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, इन्होंने ये कहा कि बेसिकली कंप्लायंस इतना ज़्यादा है, कंप्लायंस क्लियरेंस इतना ज़्यादा है, कंप्लायंस बर्डन इतना ज़्यादा है कि वो रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल वो नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एंड कहना चाहिए कि आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को और इंडस्ट्रियल राइट्स को और रिसर्च राइट्स को इतना ज़्यादा उन्होंने बढ़ावा दिया है गवर्नमेंट ने कि अब वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। नाउ दे आर रेडी टू डू दैट ऑल्सो, क्योंकि इस कंप्लायंस बर्डन को अगर कम कर दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ईजिली फिर जो आईपीआर और ये सब चीज़ें हैं इनके लिए लोग बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंच सकता है। एंड जयराम रमेश जी का ये कहना है, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं एंड ही इज़ आल्सो द चेयर ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा कि जब आपके पास एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, तो आप बिल को उसके पास क्यों नहीं भेजते? वाई डोंट यू रिजर्व द बिल फॉर दैट कमेटी एंड कमेटी फिर अपना उसमें आपको रिकमेंडेशन दे देगी, है ना। तो दीज ऑल आर द स्टेटमेंट्स विच आर गोइंग ऑन। बट याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अमेंडमेंट के लिए, जो कि कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए बेसिकली किया जा रहा है, तो ये निकाला गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। रशिया ड्राफ्ट्स पैक्ट टू लिमिट यूएस नेटो रोल इन एक्स सोवियत नेशंस। तो जो एक्स सोवियत नेशंस थे उनमें नेटो और आपका यूएसए का जो इंटरफेरेंस है या रोल है उसको कम करने के लिए रशिया ने, मॉस्को ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है जो कि बेसिकली ये करेगा कि इसने ये कहा है कि हम मिल करके जो रशिया है, जो यूएसए है या जो आपका नाटो है, उसका जो रोल है, उसकी जो इंटरफेरेंस है उसको हम कम कर देंगे, ठीक है ना। एंड स्पेशली ये जो एक्स सोवियत नेशंस हैं, मतलब कि ऐसे नेशंस जो यूएसएसआर का हिस्सा थे, ठीक है ना, तो यूएसएसआर का जो हिस्सा थे उनके साथ उन्होंने ये चीज़ किया है। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ है, ठीक है ना। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.